जड़ जमाने जड़ तलाशने की जुगत, आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यता अभियान के बहाने आमजन के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने के इरादे से जुटी हुई है, तो कांग्रेस कानून व्यवस्था का सहारा लेकर लोगों का विश्वास पाने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रदेश भर में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मोर बूथ मोर अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाएंगे। सभी को कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान सभी को अपने अपने बूथों पर 5 से 7 घंटे रहकर वहां लोगों से मुलाकात भी करनी है और उनके साथ भोजन भी करना है। बलौदाबाजार और कवर्धा की घटना के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस अब तक विधानसभा घेराव से लेकर बंद बुलाने तक का संघर्ष कर चुकी है। अब कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए 125 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रही है। पदयात्रा का नाम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रखा गया है। यह यात्रा राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर होगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश में बढ़ती बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर खुद को जनहितैषी होने का दावा करेगी। साल के अंत में प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव भी होना है। ऐसे में भाजपा सदस्यता के लिए लोगों के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ पदयात्रा निकालकर लोगों तक पहुंचने में जुटी हुई है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। माननीय राहुल गांधी जी ने हमको पिछले 2 साल पहले रास्ता दिखाए कि जनता की लड़ाई के लिए देश में न्याय यात्रा होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे। उनको निवेदन किया है, शुरुआत दिन या अंतिम दिन तो रहेंगे वो, हम लोग शुरुआत दिन की भी चर्चा कर रहे हैं। और तीनों प्रभारी सचिव उनको जिम्मेदारी दे देंगे। अभी प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, वो शुरुआत दिन वो रहेंगे और छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े लीडर्स शुरुआत के दिन रहेंगे और बीच बीच में भी जैसे समय सब उपस्थित रहेंगे। अंत दिन तो लगभग पूरे हमारी उपस्थित रहे और दिल्ली से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई और बड़े लीडर्स भी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कल हर एक पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हर एक पदाधिकारी को कल एक बूथ में जाना है और बूथ में जाकर कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे। मैं लोरमी के 3 बूथों में जाने वाला हूं और पार्टी की सदस्यता अभियान में हम सब मिलकर काम करने वाले हैं और पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके अनुरूप काम करेंगे। हर घर तक जाएंगे, हर मोहल्ले, हर समाज, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है, सदस्यता का अभियान चल रहा है। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में के सिकंदर जी जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। किरण जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। कल इसी समय मध्य प्रदेश की डिबेट कर रहा था और मैंने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछा था कि 57 लाख एक अलग डेटा मध्य प्रदेश में आया, फिर 1 करोड़ के बाद एक अलग डेटा आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के उस समय तक, कल की अगर मैं बात करूं तो 75 लाख सदस्य बन गए थे। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि सदस्यता अभियान तो काफी तेजी से चला रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अनुराग सिंह देव जी ने, तो अभी तक 20 लाख सदस्य ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए हैं और जो ऑफलाइन जो है हार्ड कॉपी के द्वारा सदस्यता, उसके आंकड़े अभी जमे नहीं हुए हैं। तो 20 लाख के आसपास तो ऑन रिकॉर्ड अभी हमारी सदस्यता अभियान सफल हो चुकी है। और जिस प्रकार हमारे भाजपा का ये संगठन महापर्व के रूप में जाना जाता है, जिससे हर वर्ग, हर समुदाय को, लोगों को भाजपा के साथ, भाजपा के नीति के साथ, भाजपा के नियमों और रिवाज के साथ वाकिफ किया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है। ये बहुत बड़ा महापर्व है हमारे लिए। और 25 तारीख को चूंकि भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी
क्योंकि जन जयंती तो इसमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता हर बूथ में जाएंगे और उसे एक बहुत बड़ा टारगेट और एक अचीव होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसे इस पर्व को भाजपा बहुत अच्छी तरह मना रही है और जो हमने लक्ष्य रखा है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बिल्कुल किरण जी, मैं बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी को समझता हूँ। मुझे लगता है कि हर बार जो आप लोगों का सदस्यता अभियान चलता है, बीच बीच में हर 2 सालों में 5 सालों में जिस प्रकार बीजेपी सदस्यता अभियान चलाती है, आपने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी सीटें आई आपकी छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब जब आपका सदस्यता अभियान चल रहा है और ऐसे में साल के अंत में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि ये प्रोग्राम राष्ट्रीय है आप लोगों का, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर इसको देखें तो साल के अंत में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले, जनादेश आपको मिला, लोकसभा चुनाव में जनादेश मिला, विधानसभा चुनाव में आपको जनादेश मिला, और ऐसे समय पर सदस्यता अभियान, इसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान की भी शुरुआत होगी। बिल्कुल, ये तीन चार साल के अंतराल में होता है। तो इस संयोग की बात भी है अमनदीप जी की ये 3.5 साल का जो कार्यकाल जो इसकी जो खत्म होने की स्थिति और ये नगरीय निकाय चुनाव लगभग एक ही समय पे आ रहे हैं, तो एक कोइंसिडेंट, एक मात्र संयोग रहा है। निश्चित तौर पे विधानसभा में, लोकसभा में इतनी बड़ी जनमत हमें भाजपा छत्तीसगढ़ को मिला है, और विधानसभा के बाद लगातार जो हमने मोदी जी की गारंटी के तहत बड़े वादे किए थे वो पूरे किए हैं, जिसका सीधा असर हमको लोकसभा चुनाव में मिला। और जब 2 विधानसभा और लोकसभा में जनता ने हमें इतनी अच्छी तरह अपनाया है और हमारे पक्ष में वोट दिया और हमारी सरकार को बिठाया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और लगातार जो जनहितैषी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही है भाजपा की, और जो वादे छत्तीसगढ़ की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, शासन ने कायम किया छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पंचायत से लेके सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट तक हमारी भाजपा की सरकार रहने वाली है। और जो जनहित में जन कल्याणकारी योजनाएं होंगे, जो हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। और जिस विश्वास के साथ भारत की जनता ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को वोट देकर शासन में बिठाया है, हम उस पर खड़े उतरेंगे और बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल किरण जी, अभी कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली है। 125 किलोमीटर की न्याय यात्रा ये होगी। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं मानते आप इसे? क्योंकि विपक्ष को मुझे लगता है कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको याद दिला दूं कि पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार है तभी भी इन्होंने बहुत सारी यात्राएं निकाली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, नमस्ते यात्रा और ना जाने, जो कि टोटल फेलियर साबित हुई। मुझे लगता है मनदीप जी, जनता की मन में उतरना तो बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ यात्रा करने से। जिस प्रकार इन्होंने छत्तीसगढ़ की महतारी को पिछले 5 साल में छला है, भ्रष्टाचार के नाम पे, घोटाले के नाम पे, चाहे वो लैंड, सैंड, कोल, गौठान घोटाले, गोबर घोटाले, हमने चारा घोटाला तो सुना था, यहाँ तो गोबर घोटाले से भी करने से बाज नहीं आई कांग्रेस की सरकार। तो मुझे लगता है जनता ने 5 साल इनको चखा है, इनको परखा है, और इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। 15 साल की रमन सरकार, भाजपा की सरकार बनाम 5 साल की भूपेश सरकार, भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों से भरी सरकार। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन कर सकती है कि ये सिर्फ दिखावे वाली भ्रष्टाचार की सरकार है। चाहे वो कितनी भी यात्राएं कर ले, छत्तीसगढ़ की जनता के मन में कभी नहीं उतर सकती। चलिए, बिल्कुल किरण जी, मैं आऊँगा आपके पास, और हमारे साथ इस चर्चा में अविनय दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका। अविनय जी, नाराज़गी है कांग्रेस में काफ़ी। आप बलौदा बाजार घटना के बारे में देखिए, कवर्धा घटना के बारे में देखिए, सरकार ने कार्रवाई तो की है, फिर कांग्रेस ने में इतनी नाराज़गी क्यों है? न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या बड़ा कारण मानते हैं? नाराज़गी की बात नहीं है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सामने आती है, हल्ला करती है, जाके पीड़ितों से मिलती है, पीड़ितों की बात सुनती है, पीड़ितों की बात सुनने के बाद में जब मीडिया में जब सामने आती है, आपने देखा होगा अभी जो कवर्धा में कांड हुआ, कितनी बर्बरतापूर्वक उस व्यक्ति को मारा गया। जब कांग्रेस पार्टी की दल वहाँ पे गया, लोगों से मुलाकात हुई, हमने जब बंद का आह्वान किया, उसके बाद सरकार जागी, तब जाकर के एसपी कलेक्टर को जाकर के वहाँ पे इन्होंने निलंबित किया। सेम घटना बलौदा बाजार की। ये सरकार सोई हुई सरकार है, क्योंकि ये सरकार यहाँ से चल रही है।
ये सरकार चल रही दिल्ली चल रही है। यहाँ पे कोई नहीं, माँ बाप नहीं है यहाँ पे। पहले था साइंस है सरकार, अब हो गई आय बाय सरकार। कोई नियम कायदा कानून कुछ नहीं है। एकदम छोटी सी घटना बता रहा हूँ मैं, इतनी बर्बरतापूर्वक कल रात रायपुर शहर राजधानी में एक युवक टहल रहा है और 3 लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। रायपुर शहर राजधानी में एक आदमी सुरक्षित नहीं है तो सोचिए पूरे छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के जो यात्रा की बात हम कर रहे हैं, 27 सितंबर से हमारी यात्रा शुरू होगी। हम गिरौदपुरी धाम से लेकर के एक सद्भावना यात्रा, न्याय यात्रा हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों के बीच जाएंगे। और देखिए दिसंबर में जब सरकार बनने के बाद में यह भी जो स्थिति है, ना कलेक्टर इनके हाथ में, ना एसपी इनके हाथ में, पुलिस अमला इनके हाथ में नहीं है। यहाँ भी देखिए कोई चेन स्टिचिंग कर रहा है। एक छोटी घटना आपको बताऊँ मैं, सफायर ग्रीन जो कि एक कवर्ड एक एरिया कॉलोनी आता है, वहाँ पे घर मालिक बाहर घूमने गया है, वो जब मोबाइल चालू कर रहा है, कैमरे में देख रहा है तो लाइव उसके यहाँ डकैती हो रही है। वो जाकर के फ़ोन करता है पुलिस वाले को, तब जाकर के उसके यहाँ चोरी रुकती है। चोर पूरा सामान लेके जा रहे हैं। तो सरकार अभी बिल्कुल भी सोई हुई है। तो सरकार को जगाने के लिए, सरकार को झंझोड़ने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट है। माननीय दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष जी के कदमों तले हम पीछे पीछे हम चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे जो भी उनका आदेश होगा एआईसीसी का, पीसीसी का, हम उसको पालन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और गिरौदपुरी से लेकर के हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं वो 2 अक्टूबर को समापन होगी राजधानी में। उस दिन हम बड़ी एक जंगी रैली भी करेंगे और इस बीच में जितने भी हमारे ब्लॉक, हमारे गांव, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, सब मिलकर रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग रहेंगे और हम लोगों से जुड़ेंगे। इसलिए बताएंगे कि जो साया सरकार है, जो पहले साया काम करती थी बोलने के लिए, लेकिन पर अब सरकार हो गई है, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं और हम जनता से जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर के जनता भी जाएंगे। अविनाश जी, कानून व्यवस्था की बात आपने कही, कांग्रेस सरकार में भी होता था ये चैन स्नैचिंग की घटनाएं कांग्रेस की सरकार में भी होती थी, राजधानी में चाकूबाजी की घटना कांग्रेस के सरकार में भी होती थी। ये घटनाएं तो उस समय भी होती थी, लोग पकड़े जाते थे, पर इतनी अव्यवस्था। क्या अब लोग पकड़े नहीं जा रहे? ये बताइए मेरे को आप कि आज के डेट में जो लोग सुरक्षित हैं, आज के डेट में आज एक आदमी रात के 3 बजे टहल रहा है मरीन ड्राइव जैसी स्थिति में, जहाँ के पास थाने में है, सामने में सीएम हाउस वाला एरिया, पूरे मंत्री विधायक वहाँ रहते हैं, उस एरिया में लगातार 2 बार घटनाएं हो चुकी हैं। ये बताइए, ये आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आज बीती चाहे बिछाड़ दे आगे की सुदिले। वर्तमान समय में जनता ने जो सोच करके इनको वोट दिया कि हम सुख शांति से रहेंगे, उसकी मेरी बहन एक बात कर रही थी कि हमने महिलाओं की बात किया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप चला था, विजय शर्मा जी मिलने गए पीड़ितों से, वो महिला बोल रही है, हमला महितारी मंदिर के पैसा मत दे, हमलिका मल्ला रोजगार दे, हमला तेरे सुरक्षित रख। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवक सुरक्षित नहीं है। तो ये सरकार जो है पूरी आयमाय सरकार है। 9 महीने में कितना फर्क पड़ा विनय जी? फिर मैं उसके बाद किरण जी के पास जाऊंगा। क्या लगता है आपको, कितना फर्क पड़ा है? फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है। किसान अभी भी मारा फिर रहा है। आप सोसाइटी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं मेरा निज निवास पड़ता है धरसींवा विधानसभा में। आप अभी शाम के समय अपने भेजे कैमरामैन को धरसींवा विधानसभा से लेकर के आप जाइए, मेरा गांव पड़ता है फनापट्टा, उसके बाद पड़ता है भेरवा। शाम के समय में पूरे गाय रोड में रहती है। आज गांव के लोग आपस में पैसा चंदा इकट्ठा करके गांव पे मेड़ लगवा रहे हैं, बाढ़ लगवा रहे हैं कि गाय जो है वो हमारी फसलों को खराब न करे। उन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, धनराशि जो है वो हट भी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी अब देखिए आज की न्यूज़ चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने पुलिसकर्मी को पीट दिया, एक वार्ड बॉय को पीट दिया। तो इस तरह से जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, सभी लोग इस सरकार से परेशान हैं। और चला चली की बेला कुछ साल बाद में आएगी और हमें निश्चित तौर पे हम ठीक है। अविनय जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9 महीने में इतना कुछ छत्तीसगढ़ की जनता को झेलना पड़ा है, क्या यही आपकी बात है? बिल्कुल झेलना पड़ा। किरण जी जवाब दीजिए। 9 महीने में छत्तीसगढ़ का गर्त कर दिया बीजेपी ने, अविनय जी कह रहे हैं। अगर आप पिछले सरकार के 13 माह के कार्यकाल या 9 माह के कार्यकाल और हमारे कार्यकाल को कंपैरिजन करेंगे तो उस समय तक की घटनाएं, जो क्रिमिनल घटनाएं थी और हमारी घटनाएं देख लीजिए, बहुत फर्क दिखेगा। हमारी सरकार में बहुत कमी आई है घटना को लेकर। आपने खुद स्वयं कहा कि उस समय घटना नहीं होती थी। बिल्कुल इनके समय में घटना होती थी, हमारे समय में भी घटना हो रही है। अमनदीप जी, फर्क इतना है कि अब जो घटना हो रही है उसके लिए FIR लॉन्च हो रहे हैं, उन पर उन घटनाओं के आरोपी जेल के पीछे हैं और त्वरित कार्रवाई हो रही है। चाहे बड़ौदा बाजार की घटना की बात करें या भिकवड्डा की घटना की बात करें, IAS के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी IAS को निलंबित किया गया तो सिर्फ भाजपा के शासनकाल में किया गया है।
इनके समय में तो घटनाएं हो जाती थी, एफआईआर तक लॉन्च नहीं होते थे, तो पर्दा डाल दिया जाता था। अभी दुबे जी बोल रहे थे सफाया गृह में लाइव टेलीकास्ट के बाद मामले का संज्ञान लिया गया। आपके समय में तो लड़के मर्डर करके मर्डर का लाइव टेलीकास्ट करते थे दुबे जी, तब आपकी सरकार सो रहती थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, एसपी पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, वोटर कैपिंग और जो है वो अपराधी रील बनाता है, एसपी रील बनाते रहता है, पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं और कवर्धा का एसपी जो है जो उसको रील बना रहे हैं। ये सोचिए ये आपकी संगठन है। गंडासा लेके आज आप रायपुर के सड़कों पर घोटाले की बात कर रहे थे ना, आप घोटाले की बात कर रहे थे, हमने गोठान बनाए थे, हमारे पूरे गांव गोठान बनाते थे, रोका छिका का प्रोग्राम किया जाता था। आज जाके देखिए पूरे ग्रामीण विधानसभा में, दर्जनों विधानसभा छत्तीसगढ़ में घुमंतू गाय की वजह से पूरे खेत खलिहान चलिए, खराब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई एक बोले तो दर्शक ज्यादा अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। किरण जी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद अविनय जी के पास आता हूँ। बिल्कुल, अमनदीप जी अभी बोले थे कि 3 बजे बर्बरतापुरम मारा गया, तो भाई साहब आपको याद दिला दूं बीरनपुर की घटना, ईश्वर साहू जी के बेटे को भी बर्बरतापूर्वक ही मारा गया था। एक खास समुदाय के व्यक्ति ने कहा कि मैं 500 रुपए और देता हूँ, इससे अच्छी तरह मारो, तब आपकी सरकार मौन थी। जब कवर्धा में देवांगन दुर्गा देवांगन जब लापता था भगवा ध्वज के अपमान में, तब आपकी सरकार लापता थी। आपके गृह मंत्री तक मिलना मुनासिब नहीं समझे, बीरनपुर की घटना ले ले या कवर्धा की। चलिए आपकी ठीक है, मैं इसका सरकार जवाब ले लेता हूँ। किरण जी इसका जवाब ले लेता हूँ। बीरनपुर हमले की बात हो रही है। अविनय जी, आप लोग सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस? कांड हुआ उसके बाद में तुरंत माननीय मुख्यमंत्री सहित जितने भी आला अधिकारी थे, मंत्री थे, माननीय ताम्रध्वज साहू जी के साथ में साहू समाज के लोग वहाँ पे गए, मुलाकात हुई और कार्रवाई हुई। अभी जैसा इन्होंने कहा ना कि गृह मंत्री की बात कर रहे थे, कवर्धा जैसा एक क्षेत्र, वहाँ का उप मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, उनके क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, उनके ऊपर में पूरे छत्तीसगढ़ का दिया गया है कि आपको प्रभार देखना है गृह मंत्री का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय विजय शर्मा जी से इस्तीफा मांगता हूँ। कवर्धा पहले संभाल लो भैया, विधायक बन के कवर्धा का विकास कर लो, हमको माफ करो भैया, हमको नहीं चाहिए ऐसा विजय शर्मा जैसा गृह मंत्री जो कवर्धा नहीं संभाल पा रहा, अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहा, विधानसभा को वो क्या संभालेगा? कभी दिल्ली को। छत्तीसगढ़ का सरकार छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है, मेरा आरोप है छत्तीसगढ़ की सरकार को दिल्ली से चलाया जा रहा है। यहाँ का गुथली बन के बैठे हैं, इनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करना, ऊपर से पूछते हैं हाँ भैया करना है का, हाँ ठीक है भैया आ जाइए कर ले, तब जाकर के शर्मा जी को समय मिलता है, तब जाके मुलाकात करने जाते हैं। मैं विजय शर्मा जी से आपके माध्यम से इस्तीफा मांगता हूँ। चलिए, इस सब मुझे लगता है इस चर्चा को थोड़ा और व्यापक बनाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में के सिकंदर सर हमारे साथ हैं। सिकंदर सर, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? आप देखिए कि इधर कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, एक और अभी डिप्टी सीएम विजय शर्मा बिलासपुर गए हुए थे, अधिकारियों की बैठक ली, वहां पर मीडिया से सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ग्राफ कम हुआ है, घटनाएं कांग्रेस की सरकार में भी होती थी, बस बीजेपी के लोग उस मुद्दे को भुनाना नहीं जानते थे। एक बड़ा जवाब उन्होंने मीडिया के सामने दिया। और रायपुर पुलिस अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और रायपुर पुलिस ये कहती है कि राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ इन दोनों पार्टियों के बीच में कहां पर खड़ा है? आपसे इस पर व्यापक चर्चा करेंगे सर। छत्तीसगढ़ में अपराध कोई सुनियोजित नहीं है, केवल नक्सलवाद को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अपराध को 2 श्रेणी में देखा गया है। एक होता है एक्सीडेंटल, अचानक हुआ, जैसे 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, किसी बात को, विवाद को लेकर कोई हत्या हो गई, एक वो अपराध होता है जो अचानक होता है। एक होता है गिरोह काम करता है। जैसे गिरोह काम यहाँ कैसे करता है, तो गिरोह के रूप में नक्सली बड़े वारदात को अंजाम देते हैं, गिरोह के रूप में यहाँ गांजा तस्करी होती है, तो ये गिरोह का है, या कोई यहाँ गैंग नहीं चलता है, इसलिए कोई संगठित अपराध नहीं है। ये जो अपराध है ये अचानक होने वाला अपराध है। भाइयों के बीच विवाद, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, अचानक हत्या हो जाती है, कुछ नहीं हो सकती है। किसी बात को लेकर कोई मामला विवाद पड़ जाए, सांप्रदायिक हो जाए, 2 समुदायों के बीच अगर हो जाए, 2 जातियों के बीच हो जाए, वो अचानक कोई होने वाली घटना है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ शासन कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, जो अपराध खास करके छिनैती की होती है, राहगीरी की होती है, और जो रात में अचानक जो है घूमने वालों की हत्या होती है, तो निश्चित रूप में नशेड़ी उसमें शामिल होते हैं, पुलिस की उसमें भूमिका होती है। तो पहले हमको अपराध का चरित्र समझने की ज़रूरत है।
तो अपराध के चरित्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई संगठित अपराध नहीं है, केवल नक्सली बड़े मामलों में छोड़ दिया जाए तो। दूसरी बात यह है कि अब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रशासक कौन होता है? प्रशासक तो वही आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, जो चुन कर आते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिलती है इस बात की कि कानून व्यवस्था को कैसे संभालेंगे। अगर वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यहाँ विषय है। इस पे निगरानी की ज़रूरत है। वो कौन अधिकारी जिम्मेदार है? एक अधिकारी पर कार्रवाई होने की बात आती है, दूसरे दिन सारा महकमा शांत हो जाता है। मेरे एक मित्र है डीएसपी, अब तो डीएसपी नहीं रहे, गुलशन कुमार, बिहार में थे। उन्होंने मुझसे बताया था कि किसी भी जगह, किसी भी थाने में अगर वहाँ का टीआई चाहेगा तो वहाँ अपराध नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना या अपराध के हो जाने के बाद उसका अनुसंधान करना नहीं है, बल्कि अपने इलाके में अपराध नहीं होने देना भी है। सर जिम्मेदारी किसकी? सर जिम्मेदारी किसकी? दो बड़ी घटनाएं। सीधी बात है कि ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार अधिकारी हैं। पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार का काम, सरकार उनको वेतन भी दे रही है, सरकार उनको पदों पर बैठाई है, सरकार उनकी जिम्मेदारी भी है। हर चीज़ का एक चैनल होता है, क्योंकि अगर सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नीचे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के नीचे डीजीपी होते हैं, डीजीपी के नीचे फिर आप कमिश्नरेट सिस्टम भी यहाँ पे है, फिर एसपी होते हैं, टीआई तक आते हैं, नीचे पुलिस छोटे छोटे पुलिस अधिकारी। ये कड़ी है और हर कड़ी का काम है इस बात पर निगरानी रखना। ये पूरा का सिस्टम जो है, चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर इस तरह की घटना एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं तो दोनों को अपने अपने गिरबान में देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मामला यहाँ ये नहीं है कि अपराध हो रहा है, मामला ये है कि अपराध क्यों हो रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सर एक कितने सवाल अधिकारियों पर कार्रवाई की एक गई? सवाल आपसे सर, कवर्धा में इतनी बड़ी घटना होती है, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है सर, इसके बाद आईपीएस ऑफिसर को निलंबित कर दिया जाता है, घटना की जांच की जाती है। इन सब के बीच में एक निष्कर्ष क्या निकलता सर? समाज किस धारा में जा रहा है? यहाँ पर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, बहुत मार्मिक घटना है सर ये कवर्धा की, और पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई। पहली बात तो दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि बहुत बर्बर हत्या हुई। मैंने अभी आज तक किसी की प्रेम से हत्या होते देखी है तो जनता की हत्या होती है प्रेम से। नेता लोग बड़े प्रेम से जनता की हत्या कर देते हैं, खून भी नहीं बहता और जनता मारी जाती है। हत्या हमेशा बर्बरतापूर्वक ही होती है, चाहे वो कोई करने वाला हो। हाँ, अब समाज के अंदर अगर द्वेष फैल रहा है तो वो लोग कौन हैं, कौन जिम्मेदार हैं, इस पर निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये हर सरकार में, चाहे सरकार किसी की भी हो, तंत्र होता है, खुफिया तंत्र होता है, उनको हर छोटे छोटे विवाद की जानकारी होती है, स्पेशल ब्रांच होता है, सीबीआई होती है, सीआईडी होती है, और हर जिले में उनकी शाखाएं होती हैं, उनको इन सब बातों की सूचना होती है। इस इनपुट के बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आप छोटी सी घटना ले लो, किसी थाने में चले जाओ, वहाँ जाने के बाद आपका एप्लीकेशन, सरकार किसी की भी, मैं किसी विशेष, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ उसको कोई पूछता नहीं, उसको सुनता नहीं, कोई सुनने की कार्रवाई करने को तैयार, उसको बड़े हल्के में लेते हैं। रेप तक की घटनाओं में बड़े पुलिस हल्के ढंग से लेती है। तो ये पहले जो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी बिहार की मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि बिहार में एक हत्या हुई। हत्या क्यों हुई? कि वो शराब माफिया के खिलाफ वो व्यक्ति आवाज़ उठाता था। पुलिस ने उस व्यक्ति, जो शराब माफिया था, उसको कह दिया कि तेरे खिलाफ तो अमुक व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है। ये भूमिका पुलिस की है, पूरे देश में भूमिका पुलिस की, केवल छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी यही होता है। यहाँ एक कबीरनगर थाना है, मैं कबीरनगर थाने का नाम लेकर कह रहा हूँ, भूपेश बघेल की सरकार रही हो चाहे अभी की सरकार हो, वहाँ एक व्यक्ति सारे चोरों की जमानत लेता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसका। तो ऐसा नहीं है, पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र फेल है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वो अपने हितों के लिए अपराधियों का संरक्षण करती हैं, पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि पहले तो पुलिस प्रशासन को या प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त होने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल। अविनय जी, एक आखिरी फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि देखिए समय बेहद कम है, बहुत सटीकता के साथ जवाब। विजय शर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपराध का ग्राफ काफ़ी बड़ा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप
जब सरकार बनी तब से लेकर एक एक पेपर का कटिंग उठा लीजिए, एक एक पेपर का न्यूज़ देखिए। आज उठाइए पेपर आज का, आपको चाकूबाजी, चेन स्नैचिंग, डकैती की खबरें सबसे ज़्यादा मिलेंगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी देखिए, के लेकिन साथ ये कांग्रेस की सरकार में भी होता था अविनय जी। बिल्कुल नहीं होता था छुटपुट कांग्रेस की घटनाएं हो सरकार सकती, में। इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं हुई कि फ्रंट पेपर में राजधानी का वो एरिया, मरीन ड्राइव एरिया, जहाँ पे आदमी अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाके घूमने जाता है, दो घटनाएं हो रही हैं। आप सोचिए, मरीन ड्राइव बनाया गया लोगों के लिए, ठीक है अविनय जी, घूमने के लिए, बिल्कुल अब लोग ठीक डरेंगे है। वहां जाने के लिए। बिल्कुल अविनय जी। किरण जी जवाब दीजिए फाइनल। अमनदीप जी, आप रिपोर्ट देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, इनके समय हमारे समय की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और मैंने फिर कहा ना कि इनके समय में मामला प्रकाश में ही नहीं आता था, मामले को दबाया जाता था, एफआईआर ही नहीं लिखी जाती थी, तो कहाँ से आंकड़े आते। हमारे समय में ना सिर्फ एफआईआर दर्ज हो रहे बल्कि उन पर कार्रवाई हो रही, जो भी आरोपी है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही, जेल के सलाखों के पीछे, चाहे वो आईएएस हो या इनका कोई विधायक हो। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा आईएएस ऑफिसर हो, या कोई भी कार्यकर्ता हो, या कोई आम आदमी हो। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है। चलिए और ठीक है, छत्तीसगढ़ की ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, आपका जवाब मिल गया। और मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया किरण जी आपका। अविनय दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। के सिकंदर सर जुड़े हुए थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जड़ जमाने जड़ तलाशने की जुगत, एक और जहां पर कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही, वहीं पर बीजेपी अपने अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंच रही है। हालांकि साल के अंत में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, ये जनता का मत होगा कि वो नगरीय निकाय चुनाव में किसे विजयी बनाती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।